आज क्लास हुई तो अगर बच्चा घर जाता है तो गार्जियन को पूछना चाहिए कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ाई की है, तुमने क्या पढ़ाई की। तो गार्जियन के नोटिस में रहेगा ना कि बच्चा स्कूल गया तो क्या पढ़ गया। तो ये जो शिकायत मिल रही है, अगर किसी दिन किसी बच्चे के होमवर्क में कुछ नहीं मिला है या उसके कॉपी में कुछ पढ़ाई जैसी कुछ चीज नहीं हुई है, तो गार्जियन को आके शिक्षक से पूछना चाहिए, एचएम से, हेडमास्टर से बात करनी चाहिए कि मेरा बच्चा 2 दिन से जा रहा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है। अब 3 महीना 4 महीने के बाद जब आप सैलरी भेजते हैं तो बैंक का इंटरेस्ट, ईएमआई प्लस उसका इंटरेस्ट डिडक्ट होता है वहां से, अकाउंट से। तो वो बहुत बड़ी। नमस्कार, प्रणाम। और अभी क्या है ना कि बिहार में सरकारी स्कूल की शिक्षा पूरी बदनाम है, और खास तौर पर सरकारी स्कूल के जो टीचर लोग है ना वो और बदनाम है। तो चलिए, इसी बीच हमारे बीच खास मेहमान मौजूद है, और संजोग से ये सरकारी स्कूल के टीचर हैं, और आपको सभी को तो पता है कि मेरा क्या काम है, और संजोग से भेटा गया है। तो अब मेरे मन में भी बहुत कुछ है सरकारी स्कूल के बारे में, तो हम सोचे कि इनको छोड़ेंगे नहीं, आज पूछेंगे कि सरकारी स्कूल में इतना भ्रष्टाचार काहे है, और सरकारी स्कूल की समस्याएं क्या है, मतलब सरकारी स्कूल की क्या समस्याएं हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये मास्टर साहब है, तो मास्टर साहब बताए जरा कि मास्टर साहब, क्या सरकारी मास्टर साहब के बच्चे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? पहला सवाल। दूसरा कि क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? और तीसरा सवाल कि जो आए दिन वीडियो वायरल होता है, इस पे सब क्या अपना राय दे रहे हैं, क्या अपना विचार रख रहे हैं? और सरकारी स्कूल में चले जाइए तो टीचर का काफी ज्यादा अभाव है, तो आए दिन टीचरों को बदनाम जो लोग करते हैं, काफी सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं, और ये उनकी मजबूरी को नहीं समझ पाते हैं। तो आज मुलाकात हुआ है, कुछ कड़वे सवाल के साथ ही इनसे बातचीत होगी, और इनका शुभ नाम जानते हैं। और सबसे पहले से स्वागत है, आप अपना शुभ नाम बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मेरा नाम रवि रंजन शुक्ल है और मैं यही पश्चिम चंपारण जिले में शिक्षक हूँ। सर, आप अभी कहाँ नियुक्त हैं? आपकी नियुक्ति क्या हुई है? मैं अभी बगहा 2 प्रखंड में। बगहा 2 प्रखंड। सर, मुझे बताइएगा, मेरी पहली सवाल है, थोड़ा सा कड़वा है, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल की क्या हालात हो रही है, और सरकारी स्कूल की जो सुविधाएं होती हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप एक टीचर हैं। और जिस प्रकार हमेशा देखते हैं कि वीडियो वायरल हो जाता है, टीचर को बदनाम किया जाता है, बोला जाता है कि पढ़ाई नहीं होता है, ये कमी है, हजारों कमियां दिखाई जाती है मोबाइल पर और डिजिटल मीडिया पर और तमाम सारे समाचारों में। इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, ये जो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालयों को ऐसे हीन भावना से देखना बिहार के लोगों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में किसी भी तरह से कोई कुव्यवस्था या कुप्रबंधन अब रहा नहीं है। मैं 2013 से मेरी ज्वाइनिंग है और लगातार सुधार हो रहा है। आप पता करेंगे डेटा तो बच्चों का जो नामांकन प्रतिशत है वो पिछले कई वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इस साल का जो रिकॉर्ड है, बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे नामांकित हुए हैं, जबकि कोविड का पूरा 2 साल गैप रहा कोविड की वजह से। तो नामांकन बच्चों का बढ़ रहा है, बच्चे विद्यालय में रुक रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। पहले बच्चे जो है, लड़कियां खासकर 7, 8, 9 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वो सब जो है अब बहुत अच्छा सुधार हुआ है। और सरकार भी शिक्षकों की जो बहाली कर रही है, तो अब तो बहाली जो होती है वो टेस्ट के माध्यम से होती है, सीटेट के माध्यम से होती है, या बिहार टीईटी के माध्यम से होती है। अच्छी परीक्षा होती है, ट्रेंड लोग ही बहाल होते हैं। तो पॉजिटिव बात यह है कि बहुत सकारात्मक दौर चल रहा है, बहुत अच्छी सुधार दिख रही है। और ये जो वायरल वीडियोज़ की जहाँ तक बात है, तो हो सकता है, पता नहीं, मैं तो इतना ध्यान इस पर देता नहीं हूँ। मेरे समझ में और मेरी जहाँ तक जानकारी है, हर शिक्षक जो है वो काबिल है और वो बच्चों को ज्ञान जरूर देता है। हर शिक्षक एक बराबर काबिल नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी शिक्षक से ज़्यादा बच्चे संतुष्ट होते होंगे, किसी शिक्षक से कम बच्चे संतुष्ट होते होंगे, लेकिन ऐसा कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता है जो कुछ बच्चों को कम से कम ज्ञान नहीं दे। सर, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे भी शिक्षक हैं जो पुराने शिक्षक हैं, जिसमें काफी सारी महिलाएं भी आती हैं, जो आपको 80,000, 70,000, 75,000 की वेतन उठाती हैं। उनको आप खड़ा कर दीजिए तो जनगणना मालूम नहीं, पता नहीं होता है, ABCD मालूम नहीं होता है, देश के प्रधानमंत्री कौन है ये नहीं मालूम होता है। तो वैसे टीचर जो देश का पैसा लूट रहे हैं, वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उन लोगों पे क्या बोलिएगा? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अभी तक कोई ऐसी शिक्षक या शिक्षिका की जानकारी नहीं है जिनको
ये सब बेसिक चीजें मालूम सर नहीं है। आए दिन वायरल होते हैं वीडियो, एक महिला का वीडियो है कुछ दिन पहले का। अब और अब जो है, अब शिक्षक की जो भूमिका पहले हुआ करती थी कि शिक्षक को पढ़ाना है, तो अब जहाँ तक हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग हम लोगों ने जो किया है और लगातार जो है बिहार सरकार और भारत सरकार जो है ट्रेनिंग करवाते रहती है बीच में, तो शिक्षक की भूमिका जो है अब एक फैसिलिटेटर की हो गई है और हम लोग बस एक मार्गदर्शक हैं। बच्चों को सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है। यानी कि बच्चे जो हैं उनको आप रटी रटाई बात पढ़ा के उनको याद नहीं करवाना है, अब बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करवाना है ताकि बच्चे सीख सकें और उसमें भागीदार बन सकें, ताकि उनको फ्यूचर में जो है अपने कैलिबर को या अपने कौशल को बढ़ाने में मदद मिल सके। पहले जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसमें ऐसा था कि शिक्षक आए और क्लास में जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बच्चों को वो कॉपी पे लिखना है, याद करना है, यही पढ़ाई होती थी। पहले टीचर सेंट्रिक पढ़ाई होती थी, अब स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई होती है, अब विद्यार्थी केंद्रित पढ़ाई होती है। सर मेरा एक सवाल है, आप बोले कि पढ़ाई मतलब चेंजेस है, काफी सारे बदलाव है। मुझे एक बात बताइएगा कि कंबाइंड क्लास चलते हैं काफी सारे स्कूलों में, क्योंकि स्कूल का अभाव है, बेंच का अभाव है, रूम का क्लासरूम का अभाव है और टीचर का भी अभाव है। कहीं कहीं तो आपको देखने को मिलेगा कि 8वां तक का क्लास है 4 टीचर है, कहीं कहीं भी ऐसा हालात है कि 5 तक का क्लास है 2 टीचर है। तो वैसे स्थिति में पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या पहला क्लास को जो पढ़ाना चाहिए वो तीसरा क्लास पढ़ेगा, तीसरा क्लास को पढ़ाना चाहिए पहला क्लास पढ़ेगा, वैसे विकास होगा, अच्छे बच्चे पढ़ सकेंगे। लगता है कि हाँ ऐसे पढ़ाने से उनका फ्यूचर बनेगा। इस पे आप क्या बोलिए टीचर? नहीं, पहले देखिए, सबसे हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से अगर आप 15 साल पहले देखेंगे तो 15 साल पहले का जो दौर था उस समय स्कूल में बच्चे जाते ही नहीं थे, बहुत कम बच्चे जाते थे। विद्यालय के जो भवन थे वो सारे जर्जर हो गए थे। पिछले 10-15 सालों में काफ़ी सारे विद्यालय के भवन बनाए गए हैं। पंचायत लेवल पे हर 3 किलोमीटर के दूरी पे एक प्राइमरी स्कूल का प्रावधान है। वैसे ही हर पंचायत में आज के टाइम में हाई स्कूल या +2 के लिए प्रावधान किया गया है। बहुत सारे, एक मिनट सर, अगर प्रावधान किए गए, आप बोले कि हाई स्कूल, आपको कोई पता है कि यहाँ बड़गो है, काफी सारे यहाँ पे हाई स्कूल बने हुए हैं, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ की लागत लगा के बनाया गया है। मैंने एक बार डीएम साहब से सवाल किया था इसके बारे में, काफी लोगों से सवाल किया था, आवाज भी उठाया था। तो सर ये सब विद्यालय जो बने हैं चलते नहीं है, फिर बनाने से क्या फायदा? आप तो बोल रहे हैं कि बने हुए हैं, तो बनाने से क्या फायदा जब गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाते? नहीं, विद्यालय बन रहे हैं, विद्यालय बहुत सारे बने हैं। हाई स्कूल में बहाली भी हुई, पिछले 2-4-5 साल पहले बहाली हुई है। अभी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की बहाली हुई है, अभी फिर बहाली होने वाली है। तो पहले से हालात तो सुधर रहे हैं। अब अचानक 1 साल, 2 साल, 3 साल में इतनी बड़ी चीज़ है ये, इसको आप अचानक से कर नहीं पाएंगे। तो पहले से विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, पहले से बच्चों की पहुंच में स्कूल आया है। 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के अंदर स्कूल सारे बच्चों के गांव से हैं, तो बच्चे जा पा रहे हैं। शिक्षकों की संख्या भी पहले से बढ़ी है। छात्र विद्यार्थी का जो अनुपात है 40, उसको अभी हम लोग नहीं पा सके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जितनी स्पीड से, अभी पिछली बहाली संपन्न हुई है कुछ महीने पहले, और अभी शिक्षा मंत्री का मैंने बयान पढ़ा था कि 7वें चरण की बहाली होने वाली है, तो फिर शायद 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। तो शिक्षकों की संख्या अगर सरकार बढ़ा रही है और विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, तो हम लोग पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आप एक टीचर हैं और आप पढ़ाते होंगे, तो आपको पता होगा कि सरकारी स्कूल में ऐसी क्या चीजें पूरी करनी है जिससे कि बच्चों को पढ़ने में तकलीफें ना हो, उनको विकास करने में तकलीफें ना हो। जैसे कि बेंच, कई सारे स्कूल, सरकारी स्कूल में देखते हैं कि बेंच की सुविधाएं नहीं होती है। लेकिन आप सोचिए कि विधायक हो, सांसद हो, बड़े बड़े नेता हो, वो कितने बड़े फंड मार लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और कोई भी अच्छा कार्य नहीं करवाते हैं। क्या वो सरकारी विद्यालयों में बेंच का प्रबंध नहीं करा सकते हैं? देखिए, आप तो पत्रकार हैं, तो आप विधायक सांसद के बारे में कुछ कह सकते हैं। हम लोग तो शिक्षक हैं और हम लोग यही गुजारिश करेंगे आपके मंच के माध्यम से कि विद्यालय में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, बच्चों के लिए अगर बेंच उपलब्ध हो जाए तो हमसे ज़्यादा खुशी किसको होगी। तो बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं हो, शिक्षकों की बहाली और जो कमी है उसको पूरी की जाए। विद्यालय पुस्तकों का पैसा आ जाता है बच्चों के खाते में, तो उसकी भी अब कोई दिक्कत नहीं रह गई है।
हम शिक्षक समाज के लोगों को भी ये हमेशा सोचते रहना है कि किस तरह से हम जो अपना 8 घंटा 9 घंटा समय विद्यालय में देते हैं तो उसमें बच्चों को कितना लाभ मिले, क्योंकि हम लोग विद्यालय जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कितने गरीबी के परिवेश से वो बच्चे सरकारी विद्यालय में आते हैं, क्योंकि जो अभिभावक सक्षम है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए वो सरकारी विद्यालय में नहीं भेजते हैं। पता नहीं ऐसा हो गया है बहुत दिन से ट्रेडिशन की, सरकारी विद्यालय में ज़्यादातर गरीब के बच्चे ही आते हैं। उस ट्रेडिशन को हम लोगों को तोड़ना है, हम लोगों को कोशिश करना है कि इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए सरकारी विद्यालय में कि हर गांव का हर बच्चा जो है वो पढ़ने सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे और उसको इसका फायदा मिले, उसके जीवन में इसका फायदा मिले। नई शिक्षा नीति आई है भारत सरकार की। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आपने जो बताया ना कि शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, तो एक बात बताइए, पूरे बिहार में जितने भी शिक्षक हैं कितने % सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते होंगे? अब पता नहीं कितने परसेंटेज आस-पास जो आपके क्षेत्र में लोग हैं जो आपके साथ शिक्षक काम कर रहे हैं या इधर क्षेत्र में जिनको आप जानते हैं, क्या लगता है उनके बच्चे सरकारी स्कूल? कुछ के तो पढ़ते हैं, कुछ के पढ़ते हैं। हाँ, मतलब 100% में कितने? 2% 4% नहीं, 2% 4% नहीं, मुझे लगता है 20% तो पढ़ते ही हैं। तो 80% मेरे जानकारी में और अच्छी सब कुछ अच्छा होने लगेगा तो सब लोग अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल में। तो एक नहीं, देखिए अगर अच्छा कब होने लगेगा जब एक सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो शायद अभिभावक को भी ये लगना शुरू हो जाएगा कि अरे मास्टर साहब का अपना लगे पढ़ाओ तो है, हो सकता है पढ़ाई अच्छा हो तो मास्टर साहब पढ़ाओ तो है। अब मास्टर साहब जब ना पढ़ेंगे तो लोग तो कंफ्यूजन में रहेंगे, क्या अपन लेके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ था, हम निकल सरकारी स्कूल में जाते खिचड़ी के के पास एकरा में लोग अपना लेके कहाँ पढ़ा, सही बताएंगे। हम पढ़ाएंगे अपने, मेरी बेटी अभी 6 साल की हुई नहीं है, उसको एडमिशन हम करवाएंगे अपने विद्यालय में, सरकारी स्कूल में पढ़ाइएगा। और बाकी जो शिक्षक हैं बिहार के तमाम, देखिए 8-9 घंटा तो हम विद्यालय में ही रहते हैं, तो मेरी बेटी 8-9 घंटा तो मेरे मार्गदर्शन में रहेगी, इससे अच्छी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। और बाकी घर पर रहेगी तो उसकी माँ उसका देखभाल कर लेंगी, पढ़ा लेंगी, कुछ बता देंगी, तो मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। देखिए आप पूरे बिहार के जितने भी टीचर देख रहे हैं और हम लोग को ये नहीं उम्मीद है कि हम लोग किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए और हमारी बातों से आपको तकलीफ नहीं लगनी चाहिए। जो आरोप लगता है टीचरों पे वही आरोप हम आपसे पूछ रहे हैं और आपकी जो समस्याएं हैं वो हम रखने का प्रयास कर रहे हैं इनके माध्यम से, क्योंकि दोनों जानना जरूरी है। और काफी जो हमारे लोग हैं, हमारे बिहार के लोग हैं, उनके मन में बंधराट रहता है, कुछ सवाल रहता है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो सरकारी स्कूल में आप देखते हैं कि हमेशा एग्जाम काफी मास्टर लोग मिलते हैं कि चावल का क्या मामला होता है, भोजन का क्या मामला होता है, एक सरकारी स्कूल में क्या क्या आता है जानना जरूरी है पूरे बिहार के लोगों को। साप्ताहिक जो रूटीन होता है मतलब 8वां क्लास तक आप भी खाने का व्यवस्था होता होगा, तो मैं चाहता हूँ कि एक सरकारी स्कूल के टीचर से जानिए आप लोग कि किस प्रकार सरकार व्यवस्था करता है। हम लोग बदनाम करना हमारा काम है, गलत है तो बोलिए गलत है, लेकिन जब कोई चीज अच्छा करे तो उसको दिखाने का भी प्रयास कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए। हम एक दिन इनके स्कूल में भी जाएंगे क्योंकि हम एक बार गए थे, लेकिन उस वक्त हमारे पास वो सुविधा नहीं था कि हम शूट करें और संजोग से ये मिल गया है तो हम लोग बात कर रहे हैं और सर एक दिन आएंगे भी, हम इस चीज को देखने का भी प्रयास दिखाएंगे भी आप लोगों को कि वहाँ पर खाना किस प्रकार और कितना शेड्यूल तरीके से दिया जाता है। बताइए कि साप्ताहिक खाना क्या होता है और उसका तरीका क्या होता है देने का बच्चों को। देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना चाहूँगा पूरे आपके दर्शकों को कि सरकार जो है, देखिए गाँव में अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। बिहार में अभी जो नीति आयोग का जो आंकड़ा आया था पिछले दिनों, उसमें भी बिहार सबसे ज़्यादा गरीबी वाला राज्य है। तो जिस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले, गांव के मजदूर वर्ग के ज़्यादातर बच्चे होते हैं, उनके ये मेरा अनुभव है कि मैंने देखा हुआ है कि जैसे किसी बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनके माता पिता दोनों चले जाते हैं कुछ काम वाम करते हैं चीनी उमनी पे, और ये बच्चों का खाना भी नहीं बन पाता है, तो ये लोग स्कूल के खाना के भरोसे ये लोग स्कूल चले आते हैं। और एक बार एक बच्ची ऐसी जलजीरा का पॉकेट लेके वो चाट रही थी अपने हथेली पे रख के, तो मैंने पूछा कि क्यों खाना तो नहीं खाई हो? तो नहीं सर, खाना कहाँ घर पे बन रहा है, क्यों? पापा मम्मी चले गए हैं काम करते। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय का जो एमडीएम का जो भोजन है बहुत बड़ा सहारा है। और पूरे सप्ताह का जो रूटीन है उसको पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, पोषण बच्चों को कैसे मिले, चावल सोयाबीन है, चावल दाल
सब्जी का भुजिया है, या उसके अलावा आपको पुलाव है, पुलाव और चना है, उसके बाद आपको अंडा भी मिल रहा है, फल और सलाद का भी आपका इंतजाम रहता है, खिचड़ी रहता है बुधवार को, शुक्रवार शनिवार को। तो पोषण का ध्यान रखा जाता है कि पूरे 7 दिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं 6 दिन, तो उसमें उनको जो दिन का जो भोजन उनको मिले वो उनको ऐसा मिले जो उनके पोषण में उनको सहायता करे। क्योंकि पहले जो स्टडी की गई है उसमें देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों के स्कूल से, जैसे पहले एमडीएम नहीं बनता था तो बच्चे जैसे स्कूल में आए, खाना के टाइम में वो लोग घर गए और फिर घर रह गए। अभी स्कूल जैसे चलता है आपका 4 बजे तक, तो एमडीएम होने से क्या है कि बच्चे जो टिफिन के बाद से घर जाते थे और दोबारा फिर नहीं आते थे, वापस फिर अगले दिन आते थे, वैसे बच्चे अब एमडीएम का खाना खाते हैं, स्कूल में खेलते वेलते हैं और फिर अपना 3 बजे 4 बजे जब छुट्टी होती है तो वो लोग चले जाते हैं। काफ़ी अच्छा एमडीएम का जो भोजन है वो बच्चों, वैसे बच्चों के लिए जिनके घर पे खाना का दिक्कत है, वैसे बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी का काम कर रहे हैं, जैसा मैंने अपने स्कूल में देखा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें, पोषण है, पोषण युक्त भोजन है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि इतना अच्छा पोषण के आधार पर उनको खाना दिया जाता है ताकि उनको ये मिले, ताकत मिले और प्रोटीन मिले। एक बात बताइएगा, क्या ये चीज, ये रूटीन आपको लगता है पूरे बिहार के सरकारी स्कूल में सही ढंग से फॉलो किया जाता है? पता नहीं, किया तो जाता होगा, नहीं किया जाता है तो इसको आप लोग या जो उच्च अधिकारी लोग हैं वो लोग पता करें, देखें, जरूर इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या बताइएगा सर, आप एक टीचर हैं और आपको पढ़ाते वक्त स्कूल में आपको सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा समस्या पढ़ाने के दौरान ये होता है कि जैसे मान लीजिए आज हम लोगों ने कुछ बताया बच्चों को, कुछ बच्चों को सिखाया आज हम लोगों ने, तो कुछ होमवर्क जैसे दे दिया, बच्चे उसको घर पे जाके रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि अभिभावक भी नहीं पूछते हैं कि क्या पढ़ के आए हो, पढ़ाई से कोई उनका मतलब नहीं रहता है। बच्चे यहाँ से गए, अपना किताब वताब रखे और फिर अपना घर के काम में लग गए, या हो सकता है फिर 2 दिन नहीं आए। ऐसे भी बच्चे हैं जो फिर अपने किसी कोई काम करने गार्जियन के साथ चले गए। तो अब आज जो हम लोगों ने बताया सिखाया वो 2 दिन गैप कर देंगे, या कल आएंगे भी तो रिवाइज करके नहीं आएंगे, तो हम लोग को फिर दिक्कत होती है। जैसे कि हम लोग को फिर ये दिक्कत होती है कि फिर दोबारा से उसको कराना है, ताकि उसको अगला चीज़ अगर समझाना है तो फिर पीछे का उसको रिवाइज करवाना पड़ेगा। तो अभिभावक अगर बच्चों से पूछें कि क्या पढ़ के आए हो, होमवर्क किए हो कि नहीं किए हो, रिविजन किए हो कि नहीं किए हो, इतना अगर अभिभावक करें अपने बच्चों के साथ तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। तब शायद कहीं आप लोगों पे इल्जाम भी नहीं रहे कि मास्टर साहब नहीं पढ़ाते हैं। नहीं, इल्जाम तो जो लगाते हैं वो पता नहीं किसी ऐसे पत्रकार महोदय को, कोई ऐसे शिक्षक महोदय मिल गए होंगे, लेकिन हम लोगों से तो कभी ऐसे पत्रकार महोदय किसी की मुलाकात नहीं हुई है। और मेरे विद्यालय में या जहाँ तक मेरे प्रखंड में जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, बगहा 2 प्रखंड जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। बगहा 2 प्रखंड के जो सारे विद्यालय हैं, अभी कुछ दिन पहले पिछले साल हम लोगों ने पूरे बगहा 2 के हर एक विद्यालय में आपका ये जो टेलीविज़न है, एलईडी टीवी लगवा के और उसको स्मार्ट क्लास बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। उसमें शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव थे वो उन्होंने पटना से वहाँ से उसका उद्घाटन किया था, और हमारे उस समय के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय थे वो खुद गए थे बगहा 2 में। तो ये काम हम लोगों ने बगहा 2 में किया था। हमारे बगहा 2 का जो DRC है उसके जो कुछ अधिकारीगण हैं उन लोगों ने प्रयास किया था और काफ़ी अच्छा वो रहा। और जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है तो वहाँ स्मार्ट क्लास की मदद से थोड़ा सा बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। शिक्षकों की पूरी भरपाई तो, शिक्षकों की कमी की पूरी भरपाई तो स्मार्ट क्लास नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मदद वो साबित हुआ है और बाकी प्रखंड के लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग सकारात्मक दौर में हैं, हम लोग सकारात्मक काम करें, हम लोग सकारात्मक सोचें तो सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये हमारे साथ सरकारी स्कूल के टीचर हैं रविरंजन जी हैं और इनसे खास बातचीत हुई, समस्या को सुने, कैसे इन लोगों को तकलीफ होता है वो चीज़ भी बताया, टीचर की कमी थी वो चीज़ भी समझाया और किस प्रकार अभिभावक अपना काम नहीं करते हैं, बच्चों पे गाइडलाइन नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है और बच्चे घर आके अपने गार्जियन के काम में लग जाते हैं, जैसे कि सर ने बताया, और वो क्या होता है भूल जाते हैं और उसी बीच पत्रकार लोग जाते हैं और उन बच्चों से सवाल करते हैं
और वो बच्चे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो कहते क्या है कि पढ़ाई नहीं होता है। तो कभी कभी पढ़ाई होता है और बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको सही गाइडलाइन नहीं मिलता है। तो इनकी समस्याओं को भी समझना काफी जरूरी है और अगर गार्जियन अभिभावक अपने बच्चों के पीछे लग जाए, जानने का प्रयास करे कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, यार तुम उसको पढ़े हो कि नहीं, तुम उसका होमवर्क किया हो नहीं, तो शायद हो सकता है कि सरकारी स्कूल का पढ़ाई का जो माहौल गड़बड़ है उसमें भी सुधार हो जाए। क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अगर गार्जियन चाहे तो। हाँ बिल्कुल, जैसे कल क्लास हुई, आज क्लास हुई, तो अगर बच्चा घर जाता है तो गार्जियन को पूछना चाहिए कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ाई की है, तुमने क्या पढ़ाई की। तो गार्जियन के नोटिस में रहेगा ना कि बच्चा स्कूल गया तो क्या पढ़ गया। तो ये जो शिकायत मिल रही है, अगर किसी दिन किसी बच्चे के होमवर्क में कुछ नहीं मिला है या उसके कॉपी में कुछ पढ़ाई जैसी कुछ चीज नहीं हुई है, तो गार्जियन को आके शिक्षक से पूछना चाहिए, एचएम से, हेडमास्टर से बात करनी चाहिए कि मेरा बच्चा 2 दिन से जा रहा है। सुन सकते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। एक सरकारी स्कूल का टीचर आप सभी को बता रहा है कि अगर समस्या हो तो समाधान अभिभावक ही कर सकते हैं और आपके हाथ में है आपके बच्चों का भविष्य, फ्यूचर। अगर आप चाहें तो आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर भी डीएम, कलेक्टर और एसपी डीएसपी बन सकता है। क्या सर? बिल्कुल बन सकता है, और हम लोग भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सर आप तो जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं। हाँ बिल्कुल। क्या और सुनिए, ये टीचर है और ये दिल्ली से भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं और आज बगहा में टीचर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शिक्षित व्यक्ति है और आज अपनी बातों को रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश है और आप सभी को शेयर करना चाहिए। और जितने भी लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कृपया आप लोग भी ध्यान देना शुरू कीजिए। तो तमाम सारी बातें हुई और आखिरी में सर क्या बोलना चाहिएगा सरकार को सरकारी स्कूल के विधि व्यवस्था के बारे में? सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके बहाली की जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी की जाए और शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरी की जाए। शिक्षकों का जो वेतन है वो समय मिले, समय से वेतन मिलता रहे। वेतन तो मिलता ही है लेकिन वो वेतन 2 महीना 3 महीने के बाद मिलता है, जो शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है। क्योंकि आप उसी सैलरी में आपको काम करना है और वो सैलरी 2-3 महीना 4 महीना तक अगर रुक जाएगा तो फिर शिक्षक को कहीं ना कहीं से लेकर अरेंज करके काम करना पड़ता है। और नियोजित शिक्षक जो लोग बोलते हैं ना कि सरकारी टीचर को बड़ी पैसा मिलता है, पैसा तो मिलवे करता है लेकिन समय से कोनो काम नहीं होता है। सुन लीजिए, ये मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को कि जो पैसा मिल रहा है वो समय मिले, महीना खत्म हो उसके बाद वो पैसा मिल जाए ताकि हर शिक्षक अपना बजट बना के अपना जीवन यापन कर सके। आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि नियोजित शिक्षकों के जीवन में कितनी बड़ी आर्थिक तंगी आ जाती है जब 3-4 महीना तक सैलरी नहीं मिलती है। किराना दुकानदार जो है वो आपको दुकान कितना 3 महीना तक सामान देगा, सब्जी वाला आपको कितने महीने तक सामान देगा, आप दूध वाले को कितने महीने तक रोक के रखिएगा। तो फिर आप अपना कोई प्लान कैसे बनाइएगा। आप बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, अब 3 महीना 4 महीने के बाद जब आप सैलरी भेजते हैं तो बैंक का इंटरेस्ट, EMI प्लस उसका इंटरेस्ट डिडक्ट होता है वहां से, अकाउंट से, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सरकार से मेरी ये गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षकों के वेतन का ये जो प्रॉब्लम है, जो टाइमली नहीं मिलता है, इसको टाइमली देने की कृपा की जाए ताकि हम शिक्षकों को इसका कुछ हमारे जीवन का जो स्तर है वो थोड़ा ठीक हो जाए। और बाकी जो इस तरह की जो भ्रामक खबरों के पीछे जो लोग पड़े रहते हैं या हैं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखिएगा तो 100% आपको शुद्ध चीज कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी विभाग में जाइएगा, इतने सारे डॉक्टर्स MBBS पढ़ के हर साल निकलते हैं लेकिन सारे डॉक्टर्स उतने काबिल नहीं होते हैं जितने कि कुछ उसमें से काबिल होते हैं। तो शिक्षकों में भी हो सकता है कि कुछ लोग फास्ट होंगे, कुछ लोग थोड़े स्लो होंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है कि शिक्षक जो है वो बच्चों को ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे से तो अच्छा जानते ही हैं और बच्चे से अब कुछ पत्रकार जो है वो टारगेट करके जाएंगे कि कुछ ऐसा, और कभी कभी ऐसा हो गया है कि शायद किसी से मुलाकात हो गई होगी जिनको कुछ आता नहीं होगा। तो नेगेटिविटी के पीछे पड़ने से ज्यादा बेहतर है कि जो सुधार हो रहा है और हम सभी लोग मिलके, हम शिक्षक लोग, छात्रों के जो अभिभावक हैं वो लोग, सरकार का जो तंत्र है वो तंत्र, या जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग, सारे लोग मिलके बिहार के सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को अगर हम लोग सुदृढ़ करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले 10 साल 15 साल के बाद हमारे राज्य का जो स्कूल का जो पूरा व्यवस्था है
वो भी केरला की तरह हो जाएगा, वो भी आंध्र प्रदेश की तरह हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इसको सकारात्मक तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। टिक्का टिप्पणी करने से कोई फायदा तो है नहीं। देखिए, बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी सारे सवाल का सही जवाब दिए हैं, और आप लोग इनके जवाब से कितना संतुष्ट है अपना कमेंट राय बॉक्स में जरूर दें, और बने रहे, जुड़े रहे। और आप देख रहे हैं हवा एक्सप्रेस न्यूज, तो ऐसे ही हजारों सवालों और हजारों प्रॉब्लम के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये